हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा है। आपको हमारे इस चैनल पर न केवल आपके सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, बल्कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। करना है एक छोटा सा काम। कौन सा काम करना है आपको? इस वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए देखना है और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है वीडियो को अपने साथियों के साथ। इतना छोटा सा काम करेंगे, आपको सब कुछ है, सारा सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। कैसे लिखना है एग्जाम में, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप सिर्फ एक वीडियो देख करके ही अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इससे। तो चलिए, आज हम लोग अपने बीएससी फिफ्थ सेम या एमएससी प्रीवियस में पूछा जाने वाले क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले आपको इसके पहले वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको इसको देखना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप उसको देख लीजिएगा पहले। टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स या कॉन्स्टेंट मोशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्स्टेंट मोशन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंट मोशन होती क्या है। अब आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट मोशन थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस उसमें लेंगे, तभी आगे चलेंगे, क्योंकि उसी का ये आगे अगला पार्ट है। कॉन्स्टेंट्स हमने कहा था लिमिटेशंस, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस जो कि लगाए जाते हैं, इंपोज किए जाते हैं किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर, जिनको उसको फॉलो करना ही करना होता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको उसको फॉलो करना ही करना होता है। तो वैसे ऐसे लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो हमारी सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फॉलो करता है, उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और अगर वो मोशन के तहत हम जो है उसको ले रहे हैं, तो वो कांस्टेंट मोशन हो जाती है, जो कि उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमको लेना होता है। तब यहाँ पर जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक ट्रेन है, ट्रेन की मोशन को आपको ऑब्जर्व करना है, तो ट्रेन एक पर्टिकुलर पटरी पर ही चलेगी। साइकिल वाला तो था, मैंने कहा था साइकिल तो आप इधर उधर उधर चाहे जहां घुमाते हुए चले जाएं, इधर उधर जा सकते हैं, उस गली में उस गली में, लेकिन ट्रेन किसी गली में नहीं घुसेगी। ट्रेन की मोशन पर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उसको एक पर्टिकुलर पटरी पर ही चलना है। तो इस तरीके की मोशन जिसमें पार्टिकल फॉलो करता हो, कुछ रूल्स को फॉलो करता हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता हो, वो हमारी कॉन्स्ट्रेंट मोशन होती है, जिनको हमको हमारे सिस्टम पर लागू करना होता है कुछ रूल्स। तो अब हमारे कॉन्स्टेंट मोशन कौन कौन किस पर अगर हम इसमें क्लासिकल अपने फिजिक्स में आ जाएं या इसमें आ जाएं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजिड बॉडी की जो मोशन होती है वो कांस्टेंट मोशन के अंतर्गत आती है। हम लोगों ने उस दिन इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमारी कांस्टेंट मोशन, उसके एग्जांपल क्या है। अब आते हैं हम टाइप्स, यानी कितने तरीके की आपकी कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो चार तरीके के आपके कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट्स होती। पहला है होलोनॉमिक कांस्टेंट्स, दूसरा है नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट्स, तीसरा है स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट्स, और चौथा है रियोनॉमिक कांस्टेंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम लोग समझने चलते हैं। पहला है आपका होलोनॉमिक कांस्टेंट्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये होलोनॉमिक कांस्टेंट्स क्या होता है और कैसे आपको इसको फाइंड आउट करना, कैसे डिफाइन करना। तो डेफिनेशन सिंपल सी, क्योंकि डेफिनेशन आपको यही डेफिनेशन के साथ ही आपको विद एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। तो द कांस्टेंट्स आर सेड टू बी होलोनॉमिक। कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमने कहा था, यानी वो रिस्ट्रिक्शंस, वो लिमिटेशंस जो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर लागू होते हैं, वो होलोनॉमिक कहलाएंगे या कहलाते हैं। कब? द कॉन्स्ट्रेंट्स आर सेड टू बी होलोनॉमिक इफ the constraints are present on the motion of the system can be expressed,
यानी जो मोशन ऑफ द सिस्टम पर जिन कॉन्स्टेंट्स को आपने प्रेजेंट करा रखा हो या लागू कर रखा हो, कैन बी एक्सप्रेस, यदि उनको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन के फॉर्म में जिसमें कुछ फंक्शन दिया गया हो इक्वल टू 0 हो, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में अगर आप उन कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकें जिनको आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन पर लगाया हुआ है, तो ये होलोनॉमिकल है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फंक्शन इधर होगा आपका इक्वल टू 0 होगा, यानी इधर कोई फंक्शन आपका होना चाहिए पोजीशन वेक्टर के टर्म में। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक्स वाई जेड के टर्म में आपका हो और इक्वल टू 0। इस तरीके की अगर हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन कोई दी गई हो तो वो होलोनॉमिक कांस्टेंट्स के तहत आएगी। अब चलिए जरा देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है वेयर r1 r2 rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड t इज द टाइम। हमने उस दिन आपको बताया था उस वेक्टर में, उस वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी जो होती है वो कांस्टेंट मोशन होती है। तो चलिए उसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास मान लिया हमारे पास ये है एक रिजिड बॉडी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हैवी रिजिड बॉडी। अब इसकी मोशन को हमको डिस्क्राइब करना है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस या वो लिमिटेशंस जो इस पर लगाने हैं वो होलोनॉमिक कांस्टेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वो इस तरीके की इक्वेशन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमको देखना। तो अब देखिए यहां पर मान लिया हमने एक पॉइंट यहां बना दिया, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होगी ये रिजिड बॉडी। एक पार्टिकल हमारा यहां है, एक पार्टिकल हमारा यहां है, इन दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस मान ली कि वो हमारे पास जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। और अब हमने इसको छोड़ दिया। जब हम इसको छोड़ देंगे या हम इसको फेंक देंगे या इधर उधर कहीं फेंक देंगे, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों पार्टिकल के बीच की वो कभी नहीं बदलेगी। नेवर चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिजिड बॉडी। मोशन आप चाहे जिस तरीके से कराइए, तो ये एक है इसमें कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगी। अब देख लीजिए इस चीज को, हमने क्या किया कि हम ये जानते हैं कि द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज ए कांस्टेंट मोशन। क्योंकि एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। अब आप देख लीजिए क्या आप यहां पर इसके दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को इस टाइप के इक्वेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तब तो होलोनॉमिक होगा, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगा। तो चलिए हमारे पास हमने क्या किया है कि एक हमने यहां रिजिड बॉडी मान ली। रिजिड बॉडी जो होती है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में मैंने टू पार्टिकल्स को कंसीडर कर दिया है, कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी। नाम हमने उनका दे दिया ith एंड jth पार्टिकल। ith पार्टिकल की पोजीशन O से हमने डिफाइन कर दी ri, हमने jth पार्टिकल की पोजीशन O से डिफाइन कर दी rj। पोजीशन वेक्टर से इसको डिफाइन किया जाता है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी Cij। तो आपको अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर फॉर्मूला कह लीजिए आप, या वेक्टर एडिशन फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन फॉर्मूला के तहत अगर हम ये ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है तो ये आप लिख सकते हैं ri, और इधर से चलेंगे वेक्टर वो लगा रखा हमने गैप, और प्लस का Cij इक्वल्स टू rj। ठीक है, इसको हम घर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा Cij
इक्वल्स टू आर जे माइनस आर आई। इसको आप अपोजिट कर सकते हो, इसको आर आई मान लीजिए, इसको आर जे मान लीजिए, उसको कोई झगड़ा नहीं है। तो आपका अब देखिए, इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो आर जे माइनस आर आई इक्वल्स टू सी आई जे, या मॉड लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए इनका दोनों तरफ, तो आर जे माइनस आर आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा सी आई जे का स्क्वायर, मॉड मॉड सी आई जे का स्क्वायर। इसको आप इधर ले आइए, तो मॉड ऑफ आर आई माइनस आर जे माइनस आर आई का होल स्क्वायर और माइनस का सी आई जे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया सी। अब आप देख पा रहे होंगे, पोजीशन के टर्म में हमने इसको लिखा, पोजीशन वेक्टर के टर्म में, इस टर्म में ही होना चाहिए ये इक्वल्स टू 0, इधर कोई फंक्शन, इधर कोई फंक्शन, इधर इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे रिजिड बॉडी की जो मोशन होती है एक कांस्टेंट मोशन होती है, क्योंकि हमने इसको पहले ही बताया हुआ है। तो ये हमारा होलोनॉमिक कांस्टेंट्स का एक एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनकी पोजीशन को फाइंड आउट किया, उन पार्टिकल्स की पोजीशन को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, तो कुछ इस तरीके से उनको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फंक्शन होगा, राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसकी जो मोशन है वो होलोनॉमिक कांस्टेंट मोशन कहलाएगी। अब अगले वाले चलते हैं हम लोग, अगला है नॉन होलोनॉमिक। तो होलोनॉमिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि होलोनॉमिक कांस्टेंट्स के तहत एक मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करना है, फॉलो करती है अगर हमारा सिस्टम या मोशन, तो वो होलोनॉमिक कांस्टेंट के अंतर्गत आएगी। अब नॉन होलोनॉमिक जस्ट उसी का अपोजिट, उसी को आपको उसमें उस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करना था, इसमें उस मैथमेटिकल इक्वेशन को अनफॉलो करना, यानी फॉलो नहीं करना। द कॉन्स्टेंट्स विच आर नॉट एक्सप्रेसिबल, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनको इस फॉर्म में, इस मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, यानी इधर फंक्शन तो आपका दिया गया हो जो इक्वल टू 0 ना हो, इस टाइप का हमारे पास अगर है तो वो हमारा नॉन होलोनॉमिक होगा। अब जरा सा इसका एग्जांपल देख लीजिए कि कैसे, कौन सी इक्वेशन हमारी या कौन सी मोशन हमारी नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट मोशन के अंतर्गत आएगी। सबसे पहला है कि किसी चैम्बर में भरे हुए गैस मॉलिक्यूल्स, किसी कंटेनर में लिए गए गैस मॉलिक्यूल्स हमारे जो होते हैं, उनकी मोशन अंडर कांस्टेंट्स अगर हम ले रहे हैं तो नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट के अंतर्गत आएगी। जैसे देख लीजिए, मान लिया हमने, हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल हमने ले रखा था, क्यूबिकल वेसल की लेंथ L ये अंडर कांस्टेंट्स के तहत आपके आ गए। अब पार्टिकल की मोशन को आपको, किसी मॉलिक्यूल की मोशन को आपको डिस्क्राइब करना है। अगर हम एक्स एक्सिस लेंगे उसको, तो वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम L लेंथ तक ही जाएगा या उससे कम। वाई एक्सिस पर अगर लेंगे तो मैक्सिमम L लेंथ तक जाएगा या उससे कम, और Z एक्सिस पर लेंगे तब भी वो मैक्सिमम L लेंथ तक ही जाएगा या उससे कम। यानी कि अगर उसके पोजीशन को हमको डिस्क्राइब करना है तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू L, y इज लेस देन और इक्वल्स टू L, या z इज लेस देन और इक्वल्स टू L, या हम कह लें x माइनस L इज लेस देन और इक्वल, यानी यहाँ पर एक इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, एग्जैक्ट इक्वल टू 0 नहीं है, वहां तक या उससे कम। तो ये कंडीशन हमारी है, पार्टिकल की मोशन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पर, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रही, यानी r माइनस एल इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो मोशन होगी उसकी वो नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट्स के अंतर्गत आएगी। इसी तरीके से आप, एक ऑब्जेक्ट है कोई, रोल डाउन हो रहा है बगैर स्लिप किए हुए, रोलिंग उसमें हो रही है बगैर स्लिप किए। एक चीज ये है कि यहां से आपने स्लाइड किया इसको, ये स्लिप करता हुआ सीधा चला है, और दूसरा ये रोल करता हुआ आ रहा है इस तरीके से। तो इसकी मोशन भी हमारी जो होती है वो नॉन होलोनॉमिक होती है। कांस्टेंट तो हमने उस पर लगा रखे हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा, यानी इस फॉर्म में हम उसको नहीं लिख पाएंगे उसकी मोशन को।
तो ये हमारे पास जो है वो नॉन होलोनॉमिक, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट में हम लेते हैं उनको। अब उसके बाद आता है स्केलरोनॉमिक। स्केलरोनॉमिक में हमको क्या करना है, क्योंकि यहां पर हमने टी ले रखा है, अगर कॉन्स्टेंट्स, इफ द कॉन्स्टेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, अगर हमने जो कांस्टेंट दे रखे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम से उनका कोई लेना देना नहीं है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट्स कहलाएंगे। जैसे देख लो सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल सबसे अच्छा माना जाता है, या तो ये तो रिजिड बॉडी की जो है को ले लीजिए। आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये है सिंपल पेंडुलम, हमने इसकी लेंथ एल ले रखी है, ये लेंथ एल है, इसको आप एक फिक्स पोजीशन पर मूव कराना होता है, होती भी है, फिक्स पोजीशन पर मूव होता है, इधर उधर फिक्स पॉइंट के इधर उधर मूव करता है। चाहे आप इस पोजीशन पर आ जाएं, चाहे आप इस पोजीशन पर आ जाएं, चाहे मीन पोजीशन पर रहें, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन पर रहें, इसकी एल जो है वो नहीं चेंज होगी। लेंथ एल डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ आप मोशन तो दे रहे हो इसमें, लेकिन ये मोशन इसकी जो है वो जो भी कांस्टेंट्स के अंतर्गत आप इसको ले रहे हो वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। एल है कांस्टेंट, इसकी एल लेंथ हमारी जो है वो डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी ये नहीं होगा जब इधर जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा, इधर जाएगा एल माइनस थ्री हो जाएगा, ऐसा नेवर कभी नहीं होगा। तो इस तरीके का जो कांस्टेंट्स होते हैं वो सेलेरोनॉमिक कांस्टेंट्स होते हैं, और इसी को क्या करिए टाइम के साथ इसको डिपेंड करा दीजिए, वो रियोनॉमिक हो जाएगा। यानी द कांस्टेंट्स व्हिच आर डिपेंड ऑन टाइम आर नोन एज रियोनॉमिक कांस्टेंट्स, डज नॉट डिपेंड। यह इस तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो करे अनफॉलो करे। जैसे ए बीड स्लाइडिंग ऑन ए मूविंग वायर, एक बीड कीड़ा या मनका या मोती भी कहते हैं उसको, वो एक वायर पर स्लाइड हो रहा, टाइम के साथ उसकी स्लाइडिंग टाइम के साथ डिपेंड करेगी पूरी तरीके से, तो वो उसकी मोशन जो होगी वो रियोनॉमिक कांस्टेंट्स के अंतर्गत आएगी। तो ये हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट मोशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको देख लेना, हर एक चीज हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास नोट्स, क्योंकि एग्जाम के समय इन्हीं पॉइंट्स को आपको वहां पर लिखना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।